अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, ट्रांसवर्स वेव्स क्या हैं? मेरा ख्याल है अब आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ट्रांसवर्स वेव्स के पार्ट्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर को ख़त्म करने से पहले हमने एक नई डिस्कशन का आगाज़ किया था। वेव्स के बारे में कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर रहे थे। पहली टर्मिनोलॉजी जो हमने वेव के बारे में डिस्कस की थी, इट वाज द वेवलेंथ। बता चुका था कि एक वेव जितनी लंबी होगी वो उसकी वेवलेंथ कहलाएगी। स्टूडेंट्स, वेवलेंथ की डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली थी। वेवलेंथ की तरह और भी कुछ नई टर्मिनोलॉजीज हैं जिन्हें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वेव को डिस्कस करने के लिए। तो तमाम टर्मिनोलॉजीज को बारी बारी डिस्कस करूंगा आपके साथ, और साथ ही साथ आज के लेक्चर में ये भी बताऊंगा कि एक वेव जो एनर्जी लेकर चलती है, जो एनर्जी कैरी करती है, वो एनर्जी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी इस लेक्चर में डिस्कस होने वाले हैं। तो चलिए इन तमाम चीज़ों को डिटेल डिस्कस करने के लिए मेरे साथ लाइट बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, बात को आगे लेके चलते हैं। हम अब डिस्कशन मज़ीद करेंगे पार्ट्स या टर्मिनोलॉजीज ऑफ वेव के ऊपर। हम एक बात तो जिस तरह से मैंने पहले भी डिस्कस कर ली कि वेवलेंथ क्या है, उसको डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने ये देखना है कि वेवलेंथ के अलावा और वेव में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज हैं, और वो टर्मिनोलॉजीज जो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए पढ़ी थी, वो टर्मिनोलॉजीज वेव में कैसे अप्लाई होती हैं। तो स्टूडेंट्स, वेवलेंथ रिकॉल कर लीजिए क्या था। मैंने सिंपल ये बताया था, दो क्रेस्ट्स के दरमियान फासला, दो ट्रफ्स के दरमियान फासला, या वेव के किसी भी दो पोर्शंस, सिमिलर पोर्शंस के दरमियान फासले को वेवलेंथ कहते हैं। तो आप वेवलेंथ को यूं भी कह सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला वेवलेंथ कहलाएगी। ये स्टार्ट एंड एंड ऑफ द वेव है। और आप यूं भी कह सकते हैं कि दो ट्रफ्स के दरमियान भी वही फासला होता है, ये भी वेवलेंथ है। तो स्टूडेंट्स, वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ चुका है। अब अगला सवाल थोड़ा सा ज़रा टेक्निकल है, क्योंकि इस सवाल में मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, अब सवाल ये है कि ये एक वेव, एक चक्कर, एक साइकिल जितनी देर में कंप्लीट करेगी, या एक वेव जितनी देर में मुकम्मल होगी, वो वक्त क्या कहलाएगा। तो चलिए यहाँ पर इस वेव को मुकम्मल करके देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से वेव ने शुरू होना है, और लेट्स से ये वेव अपना चक्कर या वेव स्टार्ट यहाँ से हो रही है और होते होते यहाँ पर ख़त्म हुई। तो स्टूडेंट्स, एक वेव बिल्कुल वाइब्रेशन ही की तरह होती है, जिस तरह से मैं आपको ये बात पहले भी दिखा और बता चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स, इसका एक चक्कर या साइकिल मुकम्मल होना कितनी देर में कहलाएगा। जैसे हमने वाइब्रेशन के लिए कहा था कि वाइब्रेशन जितनी देर में मुकम्मल होती है वो वक्त, टाइम पीरियड कहलाता है, इसी तरह से हम वेव के लिए भी यही कहेंगे। एक वेव जितनी देर में अपना एक साइकिल या एक लेंथ कंप्लीट करती है, वो इसका टाइम पीरियड है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी ये वेव यहाँ से शुरू हुई और यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जब आई, तो जितना वक्त दरकार था इसके लिए, वो इसका टाइम पीरियड था। स्टूडेंट्स, time period is simple. The time required by the wave to travel the distance of one length of one wavelength is called as time period. तो चलिए इसकी टाइम पीरियड की डेफिनेशन को भी यहाँ पर ज़रा लिख लेते हैं। सो टाइम पीरियड क्या कहलाएगा। टाइम, ये टाइम पीरियड किसका है, ये टाइम पीरियड वेव का है। सो लेट्स डिफाइन इट। टाइम रिक्वायर्ड, टाइम required by the wave to complete the distance of wavelength। अपनी लंबाई के बराबर फासला तय करने के लिए एक वेव को जो वक्त दरकार है वो टाइम पीरियड है। सो टाइम पीरियड इट इज डिनोटेड बाय
कैपिटल टी, जिस तरह से आप सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए देख चुके हैं, और इसके यूनिट्स भी वही सेकंड्स ही होंगे, सो इट इज मेजर्ड इन सेकंड्स। स्टूडेंट्स, अभी आहिस्ता आहिस्ता हम काबिल गौर बातों की तरफ मजीद बढ़ने लगे हैं। तो अब आपसे सवाल ये है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी, जिस तरह से मैंने पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए बताया था कि टाइम पीरियड का इन्वर्स है। मिसाल के तौर पे टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि एक वेव अपना एक चक्कर 1 सेकंड में मुकम्मल करती है, तो मैं कहूँगा 1 सेकंड उसका टाइम पीरियड है। अब फ्रीक्वेंसी के एतबार से देख लेते हैं, एक वेव 1 सेकंड में एक चक्कर मुकम्मल कर रही है, तो 1 सेकंड में कितने चक्कर मुकम्मल किए? 1, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है। तो फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है? फ्रीक्वेंसी इज सिंपली नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड, और वेव्स के लिए क्या कहेंगे? नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। चलिए फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं, फिर एक मजेदार कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे। सो वेव्स के लिए फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है? फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव से क्या मुराद है स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में एक जगह पे या किसी इलाके से कितनी वेव्स गुजर रही हैं। सो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट in 1 second is called frequency of that wave। तो स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल उसी तरह से लिखी जाती है जिस तरह से आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए लिखा था। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? F इज इक्वल टू 1/t। तो इसके यूनिट्स भी सेकंड इनवर्स होंगे, जिन्हें आप हर्ट्ज भी कहते हैं। हर्ट्ज का सिंबल Hz है। स्टूडेंट्स, अब आइए ज़रा टेक्निकल कॉन्सेप्ट की तरफ। अगर तो आप ये तमाम बातें मेरी समझ चुके हैं, तो अगली बात को सुनकर वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कर जवाब ज़रूर दीजिएगा। जवाब आप देंगे, जब तक आप जवाब नहीं देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। जवाब देकर एक तो आप में सवाल को समझने की सलाहियत पैदा होगी, दूसरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा अपना आइडिया बयान करने का। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मेरे पास 2 किस्म की वेव्स हैं। चलिए दोनों वेव्स मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं। एक वेव कुछ ऐसी है, ये मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दी। अब दूसरी वेव की बात करूं तो दूसरी वेव कुछ ऐसी है। स्टूडेंट्स, जरा सवाल सुन लीजिएगा पहले। सवाल कुछ इस तरह से है कि इस वेव की वेवलेंथ अगर मैं कहूं 5 सेंटीमीटर है। मिसाल के तौर पे ये वेव जहां से शुरू हुई और जहां पर ख़त्म हो रही है वो फासला 5 सेंटीमीटर का है, और इसी तरह से इस वेवलेंथ ने अपना एक चक्कर जितनी देर में मुकम्मल किया वो टाइम पीरियड कहलाएगा, और वो 1 सेकंड है। स्टूडेंट्स, अब अगला सवाल ये है, क्या कहते हो आप इस दूसरी वेव के बारे में? इस दूसरी वेव के बारे में क्या इसकी वेवलेंथ इस वेव 1 के बराबर है, या इसका टाइम पीरियड वेव 1 के बराबर है, या इसकी फ्रीक्वेंसी वेव 1 के बराबर है? सोचिए, सिर्फ जवाब हाँ या ना में दीजिएगा। सिंपल कर रहे हैं बात को। तो पहला सवाल, क्या इसकी नीचे वाले की सेकंड वेव की वेवलेंथ वेव 1 के बराबर है? जवाब है नहीं। अगर इस वेव को देखें तो दिस वेव इज 5 सेंटीमीटर, जबकि दिस वेव इज स्मॉलर देन 5 सेंटीमीटर। इसकी वेवलेंथ ऊपर वाली वेव 1 से छोटी है। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूं कि जितने फासले पे 1 की एक वेव आती है उतने फासले पे दूसरी की कितनी वेव्स आ रही हैं? 1.5।
1.5 वेव्स आ रही हैं उतने ही फासले पे इस ऊपर वाली वेव, जितने फासले पे ऊपर वाली वेव की एक वेव है उतने ही फासले पे नीचे वाले की 1.5 वेव्स हैं। स्टूडेंट्स, अगर तो ये पॉइंट आपको समझ आया है तो आप अगले सवाल के लिए रेडी हो जाएं। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? क्या ख्याल है फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? अगर आप गौर करें तो 1 सेकंड में इस फर्स्ट वेव ने एक ही वेव कंप्लीट की है, तो ऊपर वाली वेव के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 1 हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज। और नीचे वाली वेव के बारे में क्या ख्याल है? उतने ही वक्त में नीचे वाली वेव ने कितनी वेव्स कंप्लीट की? 1.5। तो नीचे वाली वेव के लिए फ्रीक्वेंसी क्या है? 1.5 हर्ट्ज। स्टूडेंट्स, द कॉन्सेप्ट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, इस वेवलेंथ के केस में इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है, जबकि नीचे वाले केस में इसकी वेवलेंथ कम है लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो यहाँ से एक पॉइंट अपने जहन में बिठा लीजिए कि जैसे ही किसी वेव की वेवलेंथ को कम किया जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ना शुरू हो जाती है। जितना वेवलेंथ को स्क्वीज करते जाएंगे, जितना वेवलेंथ को शॉर्टर करते जाएंगे, तो उतने ही वक्त में ज़्यादा वेव्स आती जाएंगी, और उतने ही वक्त में ज़्यादा वेव्स आने का मतलब है फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी। सो आज के बाद एक बात जहन में रख लीजिएगा कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में हमेशा इन्वर्स रिलेशन है। इस बात को आगे जाके मैथमेटिकली भी साबित करूंगा, लेकिन अभी कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है। सो रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ जहन में रखिएगा स्टूडेंट्स। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। ये हमेशा वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर किसी वेव की वेवलेंथ ज़्यादा हुई तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम निकलेगी, और अगर किसी वेव की वेवलेंथ कम हुई तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा निकलेगी। स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तो चलिए, अगर ये टर्म्स आपको समझ आई हैं तो एक कदम और आगे चलते हैं, क्योंकि अब अगली बात है एनर्जी से रिलेटेड। जिस तरह से स्टूडेंट्स मैंने जब ये चैप्टर शुरू किया था, हम चैप्टर के इस वेव के टॉपिक पर पहुंचे थे, तो मैंने वेव को डिफाइन किया था। याद कीजिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा था? वेव का टॉपिक पढ़ाते हुए मैंने कहा था, इमेजिन करें कि आपके पास एक वाटर टैंक है और उस वाटर टैंक में एक ख़ास क्वांटिटी में वाटर है और वो वाटर की सरफेस बिल्कुल काम है। आप एक साइड पे एक कॉर्क रखें जो सिंक ना करे, याद है मेरा ये वाला लेक्चर? और अगर आप इस वाटर की सरफेस में बार बार डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करनी शुरू करें, वो डिस्टर्बेंस आगे जाती जाएगी, प्रोग्रेस करती जाएगी, और जब वो डिस्टर्बेंस आगे जाके उस कॉर्क को टकराएगी तो कॉर्क भी अप एंड डाउन मोशन शुरू कर देगा। तो क्या मतलब है कॉर्क के अप एंड डाउन मोशन का? कि देयर इज सम एनर्जी जो कॉर्क को ऊपर और नीचे मूव कर रही है। वो एनर्जी कहाँ से आई? वो एनर्जी इस डिस्टर्बेंस से आई। यानी कि वेव्स कैन ट्रांसमिट एनर्जी। मैंने इस बात को आपसे पहले शेयर किया था, याद है स्टूडेंट्स? सो इसी बात को लिख लेते हैं, वेव्स ट्रांसमिट एनर्जी। और मैंने एक एग्जांपल और भी दी थी आपको, याद है स्टूडेंट्स? मैंने कहा था कि अगर आपके पास एक रोप हो तो रोप को एक जगह से टाई कर दें, तो टाई करके जब आप उस रोप को झटकेंगे तो झटकने से भी एक वेव या डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी, और वो डिस्टर्बेंस आगे जाती जाएगी। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि उस डिस्टर्बेंस में एनर्जी है कि नहीं, तो मेरे जैसे किसी कमज़ोर शख्स को रोप पकड़ा दी जाए और सामने वाला वेव को ज़ोर से झटके, तो उस झटके से
मेरे शोल्डर को अच्छा खासा झटका लगेगा या हो सकता है शोल्डर डिटैच भी हो जाए। तो इतनी एनर्जी कहाँ से आई? क्या झटकने वाले ने, झटका देने वाले ने खुद आके तो मेरा शोल्डर नहीं पकड़ा, लेकिन फिर भी एनर्जी किसी के थ्रू ट्रांसमिट हुई। वो किसके थ्रू ट्रांसमिट हुई थी? वेव्स के थ्रू ट्रांसमिट हुई थी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये बात तो समझ आ चुकी है, पहले भी इस पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं कि वेव्स कैन ट्रांसमिट एनर्जी बट विदाउट ट्रांसमिटिंग मैटर, लेकिन मैटर को ट्रांसमिट किए बगैर, जैसे कि एग्जाम्पल थी कि जिस झटकने वाले ने, झटका देने वाले ने वेव प्रोड्यूस की रोप में, वो एनर्जी रोप के थ्रू मेरे बाजू तक आई। वो खुद नहीं आया था एनर्जी मेरे बाजू को डिलीवर करने के लिए, जबकि एनर्जी खुद एक वेव की सूरत में आई थी। तो वेव एनर्जी को कैरी करके लेके जाती है। वेव के लिए कैरियर ऑफ एनर्जी का वर्ड भी यूज किया जाता है, लेकिन इस एनर्जी कैरी करने के दौरान मैटर या मैस साथ नहीं जाता, सिर्फ फकत एनर्जी जाती है। तो स्टूडेंट्स अब एक सवाल आपसे और, आखिर ये जो एनर्जी वेव कैरी कर रही है, वेव लेके जा रही है, ये एनर्जी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? What are the factors affecting, शॉर्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑफ द वेव? किसी भी वेव की एनर्जी किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? स्टूडेंट्स इमेजिन करें कि अगर मैंने एक रोप पकड़ी हो और सामने से जो वेव प्रोड्यूस करने वाला शख्स है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नीचे कर रहा हो, यानी कि जो एम्पलीट्यूड वेव को वो दे रहा है वो इंतहाई कम है, कम डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, थोड़ा सा ऊपर लेके गया, थोड़ा सा नीचे लेके गया। तो क्या जो एनर्जी वेव के थ्रू मेरी बाजू तक आएगी वो इतनी इनफ होगी कि मेरे बाजू को डैमेज कर सके? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर सामने खड़ा शख्स बहुत स्ट्रांग हो और जोर से ऊपर और जोर से नीचे लेके आए, यानी जो झटका है उसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो, आसान अल्फाज में या टेक्निकल अल्फाज में कहूँ, जो वेव वो प्रोड्यूस करे उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? ऐसी सूरत में मेरे बाजू की खैर नहीं, क्योंकि अब जो एनर्जी मेरी बाजू तक आ रही है वो ज़्यादा है। सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, द फर्स्ट फैक्टर विच विल इफेक्ट द एनर्जी ऑफ द वेव इज डिस्प्लेसमेंट। इसे डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं और इसके लिए एम्पलीट्यूड का वर्ड भी यूज किया जाता है। बता दूं कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कैसे है? सो एक रिलेशन याद रख लीजिएगा, एनर्जी ऑफ द वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, अभी कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूं। इस पॉइंट को जहन में रखिएगा, जब एग्जांपल करवाऊंगा तो ये पॉइंट ज़्यादा बेटर तौर पे क्लियर हो जाएगा आपको। स्टूडेंट्स ये तो एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर क्या है स्टूडेंट्स? दूसरा फैक्टर फ्रीक्वेंसी है। जानना चाहते हैं कैसे? स्टूडेंट्स अगर झटका देने वाला स्लो स्लो मूव कर रहा हो तो शायद उससे जो एनर्जी आ रही है वो मेरा बाजू तो बियर कर ले, लेकिन अगर वो झटका देने वाला फास्ट फास्ट मूव करना शुरू कर दे, उस सूरत में जो एनर्जी आएगी वो एनर्जी पर सेकंड ज़्यादा होगी। यानी पहले 1 सेकंड में हो सकता है, जुमला बहुत गौर से सुनिएगा, पहले 1 सेकंड में हो सकता है कि वो 3 दफ़ा झटके, तो 1 सेकंड में 3 बार एनर्जी आके मेरे बाजू से टकराई या 3 वेव्स आके मेरे बाजू से टकराई। लेकिन अब हो सकता है कि वो 1 सेकंड में 6 बार झटक रहा है, यानी कि अब 1 सेकंड में मेरे बाजू से आके टकराने वाली वेव्स 3 नहीं बल्कि 6 हैं। यानी एनर्जी जो मेरे बाजू को आके मिल रही है अब वो 1 सेकंड में पहले से ज़्यादा है। सो अगर 1 सेकंड में पहले 3 वेव्स थी तो फ्रीक्वेंसी 3 थी,
अगर 1 सेकंड में अब 6 वेव्स आके टकरा रही हैं तो फ्रीक्वेंसी 6 है। तो स्टूडेंट्स अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाता चला जाऊंगा तो वेव की एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी। तो याद रखिएगा, दूसरा फैक्टर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव है, यानी कि इसके लिए भी मैं ये कह सकता हूं कि एनर्जी ऑफ द वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट्स ये दो फैक्टर्स हैं जो किसी भी वेव की एनर्जी को इफेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा एनर्जी वाली वेव्स बनाना चाहते हैं तो वेव का एम्पलीट्यूड भी बढ़ाना पड़ेगा और वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ानी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आए होंगे। अपना बेइंतहा ख्याल रखें, मिलेंगे अगली बार। खुदा हाफिज़।